बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे व आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त नाज़रीन बांग्लादेश की जो हालिया सूरत हाल है उससे पाकिस्तान के अंदर भी एक घंटी बजा दी है। बावजूद इसके कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हालात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, मगर हमें जो बदकिस्मती नज़र आती है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत इस मामले को दुरुस्त सिमत ले जाने की बजाय मर्जी की कानून साजियाँ सिर्फ अपने मुफाद के लिए कर रही है। एक तो इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू हम करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो एक जुल्म जबर का एक हमें आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन का एक निज़ाम नज़र आ रहा है, उनको लेकर सहाफ़ियों के लिए भी कानून साजियाँ की जा रही हैं। इत्तलात है कि सहाफ़ियों के लिए भी कहा यह जा रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी हो रही है। मगर आमिर साहब के सामने हम ये सवाल रखेंगे कि सहाफ़ियों के लिए की जाने वाली ये कानून साजी तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनेगी या फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनेगी। इस वक्त बांग्लादेश समेत पाकिस्तान की सियासत और कानून साजियां जो हो रही हैं उसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू जी मज़हर, पहले तो अभी बांग्लादेश का जो इतनी बड़ी जो तब्दीली आई है ये क्योंकि हमारा एक उनके साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है और हमारी तरफ से तो अभी लव ही लव था, मगर वो पुरानी हेट्रेड नहीं जा रही थी, ख़ास तौर पे हसीना वाजिद के उनकी तरफ से। तो क्या आप देखते हैं कि पहले तो ये ओवरऑल कैसे इसको आप देखते हैं बांग्लादेश वाली जो ये इतना बड़ा जो वाकया हुआ है? शुक्रिया। मैंने अभी आज लिखा भी है जियो वेब पे इसी हवाले से कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर शेख हसीना, और उसकी बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि देखिए बांग्लादेश में स्टूडेंट अपराइजिंग हमेशा से बहुत अहमियत की हामिल रही है। इवन आप क़याम पाकिस्तान के बाद से ही अगर आप उठा के देख लें तो बांग्लादेश में तुलबा तहरीकों में, और ख़ुद शेख मुजीबुर रहमान भी उसी तुलबा तहरीक की पैदावार थे, और उस वक्त चाहे वो मुस्लिम लीग की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हो या फिर बाद में हुसैन शहीद सरवर्दी की तुलबा मूवमेंट हो या फिर शेख मुजीबुर रहमान की अपनी, तो बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है अगेंस्ट अयूब खान। और ये और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, इस रीजन में भी आमिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट में NSF का रोल देख लें, तेहरान यूनिवर्सिटी में ईरानी रेवोल्यूशन के दौरान तेहरान यूनिवर्सिटी का रोल देख लें, इवन अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी जो अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई उसमें काबुल यूनिवर्सिटी का रोल देख लें। तो और हमारे यहाँ 8 फरवरी जो है ये यूथ बज जो है, और उसके हवाले से आप कह रहे स्टूडेंट नहीं मगर यूथ तो है। हाँ यूथ तो है, लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो इसी वजह से बहुत पहले से पाकिस्तान में तुलबा तहरीक को दबाया गया। और आपको याद होगा कि ज़िया-उल-हक के पीरियड में तो तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगी नहीं, लेकिन उससे पहले 1958 में भी पाबंदी लगी थी। और पहली पाकिस्तान में जो मज़ाहमती तहरीक उठी थी वो 53 में जो है वो स्टूडेंट जिसमें अदीबुल हसन रिजवी, डॉक्टर सरवर, ये सारे लोग थे, जिसमें पहली मरतबा गोली चली थी और 8 से 10 लोग तुलबा जो है उस वक्त शहीद हुए थे। तो वो जो अगर आप उस बैकग्राउंड को सामने रखें तो मेरा ख्याल है शेख हसीना वाजिद को एक तो उस बांग्लादेश की या फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान की पूरी मूवमेंट को उनके जहन में होना चाहिए था कि जिस तरीके से ये मूवमेंट बिल्ड हो रही थी ये भी उसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलना था, और इसको बहुत बुरी तरह हैंडल किया शेख हसीना ने। मगर मैं इसमें एक ऐड अगर कर दूं, आपने बड़ी अच्छी तरीके से इसका स्टूडेंट्स का सब कॉन्टिनेंट और खित्ते के अंदर और दुनिया भर में स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट्स के अंदर रोल, मगर बंगाल की एक अपनी जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा वो कभी भी महकूम नहीं रहे, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी में भी सबसे ज़्यादा एक्टिव वो बंगाल के अंदर मूवमेंट रही। और सुभाष चंद्र बोस फॉर एग्जाम्पल IRA जो थी वो बाकी सुलह भी कर रहे थे, मुज़ाकराती तरीके से गांधी साहब और नेहरू और बाकी करना चाह रहे थे, तो उन्होंने तो आर्म्ड स्ट्रगल जारी रखी थी अपनी। दोनों चीज़ें रही हैं। एक तो बंगाल में लिटरेसी रेट निस्बतन अच्छा रहा है, और दूसरे ये कि वहाँ पिजेंट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रही। अगर आपको याद हो कि इवन 54 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें लेफ्ट की जैक्सो फ्रंट ने मुस्लिम लीग का सफाया कर दिया था,
वेस्ट पाकिस्तान में, और उसकी वजह से वो असेंबली तोड़ दी गई बजाय इसके कि उनको रिस्पेक्ट दी जाती, उस मैंडेट को रिस्पेक्ट दी जाती। तो मैंडेट की रिस्पेक्ट जो है पाकिस्तान में, चाहे वो 54 हो या 2024 हो, और या इसके बीच में जो भी इलेक्शंस अगर आप उठा के देख लें, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में, तो हम अगर इससे रिलेट करें तो बांग्लादेश में एक तो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, और ये मैंने लिखा भी है कि रेवोल्यूशन चेंज ऑफ रूलर हो या चेंज ऑफ सिस्टम हो, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या आप इसको सस्टेन कर सकते हैं, और यही तब्दीली। और ये जुमला कहा जाता है कि रेवोल्यूशन अपने आप को ही कहा जाता है, अगर उसको आप कंट्रोल ना कर पाए और उसको सही तरीके से चैनलाइज ना कर पाए, यही सबसे बड़ा चैलेंज। अब तो शेख हसीना चली गई, उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, उनकी अपनी गलतियां, क्योंकि ब्रूटैलिटी की इंतहा कर दी थी उन्होंने, ऑथोरिटेरियन रूल्स कायम कर दिया था। लेकिन अब पोस्ट शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को हम किस तरह देखेंगे? डॉक्टर यूनुस जाहिर है वो एक बहुत ही काबिल आदमी है, नोबेल प्राइज वो हैं, और उसके अलावा खालिदा जिया जिनको बंद कर दिया गया था, उनका रोल बनेगा। तो असल में अब जो चैलेंज होगा पूरी बांग्लादेश के न्यूज सिस्टम का, वो चैलेंज यही होगा कि एक तो ये कि डेमोक्रेसी को किस तरह उसका डेमोक्रेसी का रिवाइवल हो, इकोनॉमिकली मजीद चीजें बेहतर हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार ना रहे। अब स्टूडेंट्स का रोल जो था वो उन्होंने साबित किया, वो तब्दीली ले आए, लेकिन अगर आप इसमें बेहतर चीजें नहीं इस वक्त रिफॉर्म कर पाए बांग्लादेश में, तो एक क्योटिक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, और वो फिर किसी के, और आपको पता है कि इस खित्ते में लोग बहुत जल्दी माजी को भूल जाते हैं। तो अगर 6 महीने से साल भर के अंदर चीजें बेहतर नहीं हुई तो यू नेवर नो, शेख हसीना तो चली गई, लेकिन अवामी लीग तो बहरहाल मौजूद है, और अवामी लीग का रिवाइवल भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि चीजें खत्म हो जाएं तो उसके साथ वो पार्टी भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ। तो ये जो इस वक्त जो लोग तब्दीली लेकर आए हैं, उनका इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस पूरी चीज को जिसकी वजह से वो चेंज लाए हैं, इसका रिवाइवल कैसे हो, सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, डेमोक्रेसी मजबूत कैसे हो, क्योंकि बांग्लादेश में अपराइजिंग हर चंद साल बाद हमें नजर आती है। अगर हम माजी में देखें तो देखना यह है कि पोस्ट शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश हमें किस तरह का नजर आता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। नजर अभी तो काफी सवाल होंगे, ये देखना पड़ेगा कि बुरी हुकूमत किस तरह बनती है, फिर क्या मिलिट्री जो है, फिलहाल तो उन्होंने ये रोल अपना अदा किया है, मगर जिस तरह ज़ियाउल हक साहब भी 90 दिन के लिए आए थे, फिर वो एक्सटेंड हो गया, उनका क्या रोल रहता है, फिर इलेक्शन क्या टाइम पे दोबारा हो पाते हैं और किन हालात में होते हैं, और अवामी लीग को अभी जिस तरह मुशावरत में नहीं बुलाया गया, तो क्या उनको बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा, और कर दिया जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? मेरा जो सवाल जो है आपसे, आप उसमें आप तजिया भी अपना इसके मेरे भी कमेंट कर दीजिएगा, मगर पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम 50 साल से जो पहले एक हमारा ख्याल था, और कई लोग कहते थे कि यार अगर हम कन्फेडरेशन ही बना लेते, उनके साथ अच्छे तरीके से अलहदगी कर लेते, तो क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है हमारे लिए? देखिए, 2 चीजें होंगी। जाहिर है इंडिया इस सिचुएशन से खुश नहीं होगा जो डेवलप हुई है, और वो किसी ना किसी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट तो हमें नजर आएगा, लेकिन हमें मेरा ख्याल है बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि चीजें किस तरीके से स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती हैं। जाहिर है इस वक्त अगर खालिदा जिया वापस आती हैं, डॉक्टर यूनुस जैसे लोग जो है उनका एक एडवाइजरी रोल रहता है, जो तुलबा हैं वो इन चीजों को जो इशू था कोटा सिस्टम का, वो किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक मरतबा अगर बांग्लादेश में इस पोस्ट शेख हसीना वाजिद एक पॉजिटिव चेंज आती है तो हमारे लिए विंडो अपॉर्चुनिटीज खुली रहती हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी उसमें जंप करेंगे उतने ही इंडियंस और ज्यादा जो है अलर्ट हो जाएंगे। तो एक तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, हम वहाँ की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करें। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था शेख हसीना के बेटे का जो इंटरव्यू सुन रहा था, और उसमें उसने ये जुमला कहा
कि बांग्लादेश हैज बिकम अनदर पाकिस्तान। अब इस तरह की जो है वो चीजें आएंगी। वैसे बड़े गुस्से में इंटरव्यू दिया हुआ है कि जी आप इस तरह की ही लीडरशिप डिजर्व करती हैं और इस किस्म का उसके अंदर तासुर है कि ये नाखलफ लोग हैं और डिजर्व नहीं करते थे सीना वाजिद को। उनकी जो 10-15 साल की बर्बरियत है उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। आप देखें और पाकिस्तान में लोगों को मजर अंदाजा नहीं रहा क्योंकि हम दरमियान में बांग्लादेश को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। लोगों को अंदाजा नहीं है किस किस्म का वहां जबर रहा मीडिया पे, सिविल सोसाइटी पे। देखें कि आमिर इस तरह का जबर रहा है कि इवन अमेरिकन ने शेख हसीना वाजिद के हटाए जाने को कंडेम नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये एक अवामी तब्दीली है। इस तरह का बयान आया है अमेरिकन का। इवन अभी देखें कि यूके भी अनडिसाइडेड है, अमेरिका भी यही खबरें अभी आ रही थी कि वो पता नहीं इंडिया में कितना अरसा रहती हैं कि वो अमेरिकन भी अभी जो है ना इस पे इतने ज्यादा माइल नहीं नजर आ रहे। शायद इस बात का इम्कान हो सकता है कि वो भी उनको वहां पे अपने मुल्क में ना आने दें जिस तरह शाह फरहान के साथ हुआ था। दूसरा फिर ये भी फैक्टर है अगर वो इंडिया में रहती हैं तो फिर वो एक उसके फवायद और नुकसानात उनके लिए पॉलिटिकली वो भी एक फैक्टर रहेगा, साथ रह के इंटरफेरेंस रहेगी या वो आगे इंडिया एंटी इंडिया रिएक्शन भी तो है ना इसके अंदर। जी वो भी है। दूसरी ये कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आर्मी ने उनको एक तरीके से सेफ एग्जिट भी दी उनको, ताकि उन्हें खदशा ये था कि कहीं शेख मुजीब वाला सिलसिला ना हो जाए अगर शेख हसीना रहती हैं। लेकिन इस वक्त जो है अब आर्मी को उससे ज्यादा अगर आर्मी इंगेज होती है वो मेरा ख्याल है खतरनाक होगा। उसके बाद इन्हें जो भी इंटरम गवर्नमेंट बनती है वो सिविलियंस पे ही बननी चाहिए और बहुत लंबा टेन्योर इंटरम से गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। वो उनको अल्टीमेटली जो है वापस डेमोक्रेटिक पाथ की तरफ जाना होगा। और हमारे लिए ज्यादा इस वक्त सूट करता है कि अगर खालिदा जिया की गवर्नमेंट बनती है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वो हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमें अपने क्राइसिस को भी बांग्लादेश के क्राइसिस से हमें सीखने की जरूरत है कि देखें पीपल्स मैंडेट, इलेक्शन मैंडेट जो है उसको रिस्पेक्ट ना देना वो बेसिकली जो लाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। क्योंकि आप अगर एक पॉपुलर मैंडेट को तस्लीम नहीं करते और आप एक क्योटिक सिचुएशन में चले जाते हैं तो उससे आपकी ना सियासी तौर पे आप मजबूत होते हैं ना माशी तौर पे मजबूत होते हैं। तो हमें इन चीजों की इस बांग्लादेश की सिचुएशन से हमारे लिए बहुत सबक है कि हमें उससे सबक सीखना चाहिए। ये बाकी तो फैक्टर्स थे ही, क्यूमुलेटिव इफेक्ट था इतने 15-20 साल के जबर का, मगर कैटलिस्ट जो बना वो तो वहां का फॉर्म 45 ही था। हाँ वो था। फिर ये जो सिलसिला दूसरा कोटा सिस्टम सिंध में भी, पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत बड़ा मसला है। अभी उसको हम यहाँ पे इस्लामाबाद में महसूस नहीं करते, मगर कराची में आप बैठे हुए वहाँ ये बहुत बड़ा इशू है कोटा सिस्टम का। जो आप देखें ना कि उससे ये एक अलग डिबेट है, लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज ये कि डेमोक्रेसी जब तक पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश हो या इवन श्रीलंका हो, डेमोक्रेसी अगर रूट्स नहीं लेगी, और डेमोक्रेसी को समझने की जरूरत है। और हमारे यहाँ एक मजाक बना दिया है चीजों को। डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वही होगा। ये भी विल ऑफ द पीपल है कि उन्होंने आपको वोट दे के अगर मुंतखब किया तो वो आपको हटा भी सकते हैं, हटाने की भी कुव्वत रखते हैं। और यही इम्पोर्टेंट है, और यही इवन बांग्लादेश के आने वाले पॉलिटिशियंस के लिए, रूलर्स के लिए, और इवन पाकिस्तान के लिए भी, कि आप जो है वो आर्टिफिशियल अंदाज में जो है वो अगर किसी गवर्नमेंट्स को लाके बैठा देते हैं तो वो कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती, क्योंकि पॉपुलर लीडर ही अनपॉपुलर डिसीजंस कर सकते हैं। अनपॉपुलर लीडर जो है कभी भी अनपॉपुलर डिसीजन नहीं कर सकते।
और दूसरा ये कि शराफिया के लिए एक मैसेज है कि वो तमाम जो हुक्मरान तबका था, जिन्होंने लीड थी, ये जब मॉब रूल आ जाता है तो अब वहाँ कोई पता नहीं है किसी का कि किसकी इंडस्ट्री का, अमलाक का क्या सूरत हाल होगी, तो यहाँ भी वक्त पे तदबीर कर लेना बेहतर होता है। वो भी होता है। तो फिर देखें, एक चीज और भी है बांग्लादेश की, अगर हम मॉडल को सामने रखें या इस वक्त जो सूरत हाल थी, आपने इंटरनेट पे पाबंदी लगाई, आपने सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई, आपने मीडिया कर्व्स किए, आपने सहाफियों को जेलों में डाला, लेकिन क्या हुआ? क्या उससे वो अपराइजिंग रुक गई? क्या उससे जो है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को कोई फायदा हुआ? आपने पॉलिटिकल मैं मजर क्विकली आपने मीडिया कर्व्स का और सहाफियों के हवाले से बात की, मैं चाहूँगा एक आपसे, क्योंकि आप हमेशा सहाफियों के मसाइल के अंदर बड़ा डीपर इंटरेस्ट लेते रहे हैं, हमारी जो है तर्जुमानी करते रहे हैं यूनियंस के अंदर। ये अभी आज का ये सेनेट की जो इंफॉर्मेशन की कमेटी है, सब कमेटी है, उसके अंदर ये बिल, तो खैर ये एक्ट पुराना है, प्रोटेक्शन एक्ट जो 2021 का, जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर कुछ तरामीम तजवीज़ की गई हैं। अभी इस पर बहस नहीं हुई है और अभी इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, मगर मैं थोड़ा सा नज़र मार रहा था, मेरे लिए आप शायद इससे ज़्यादा बाखबर हों कि दो तशवीश के पहलू हैं कि पता नहीं पहले थे या नहीं थे, जो क्योंकि यहाँ पे एक हिस्ट्री है कि गवर्नमेंट यहाँ टाइम टू टाइम कोई ना कोई, जिस तरह पंजाब के अंदर वो डेफेमेशन एक्ट लेके आ गए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिलहाल स्टे हुआ है, यहाँ भी कुछ ना कुछ वो होता रहता है। तो मुझे शक सा पड़ रहा है कि इसके अंदर दो चार जो तरमीम जो तजवीज़ की गई हैं, अभी क्लैरिफिकेशन आनी है, इसकी डिबेट आनी है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मैं अपने अंदेशे का इजहार कर रहा हूँ, आपका उस पर ओपिनियन चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स की तजवीज़ डाली है कि जर्नलिस्टों के लिए स्पेशल कोर्ट्स, कहने को वो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए आ रही हैं, मगर हमने हमेशा अपोज किया है कि स्पेशल कोर्ट नहीं चाहिए। उसी के अंदर वो कहा है कि जी लाजमी होगी FIR दर्ज कराना, और वो कहने को लग रहा है कि हमारे लिए जो है प्रोसिक्यूटर भी सरकार का लगाया हुआ और फौरी तौर पे FIR का होना और स्पेशल कोर्ट में होना, पर आपने देखा है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, वो फिर मिसयूज होते हैं। तो ये कोई आप ट्रोजन हॉर्स देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मुझे आज सुबह ही सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी के, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका टेलीफोन आया था और उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट भी भेजा था, तो उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आज की इस कमेटी के एजेंडे पे थी। मैंने उनसे ये कहा कि एक तो मुझे वो लगा, मैंने कहा पता नहीं सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी पंजाब डेफेमेशन बिल को डिस्कस भी कर सकती है, नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरी अभी जब PFUJ की गुजरांवाला में मीटिंग हुई थी तो उस वक्त उज़मा बुखारी साहिबा से मेरी बात हुई थी, उनको PFUJ वालों ने, उधर गुजरांवाला यूनियन वालों ने बुलाया भी था। मैंने कहा देखें, ये जो आपने डेफेमेशन में, पहली चीज ये कि आप 2002 का एक्ट उठा के देख लें, उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या खामी है। और उनका मौक़िफ़ ये था कि जी उसमें जो है वो फैसले जल्दी नहीं होते, तो मैंने कहा फैसले जल्दी करवा दें। उसमें तो लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर फैसला होगा 2002 के एक्ट के अंदर। तो इसमें आप अगर स्पेशल ट्राइब्यूनल या स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाना चाहती हैं, तो पहली चीज ये कि वो इख्तियार कुल्ली तौर पे चीफ जस्टिस को दे दिया जाए, बजाय इसके कि इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस हो। आप गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व होना चाहती है एक डिफेमेशन में? दूसरे ये कि मैंने कहा उसमें जो है बहुत सी पार्टीज को उससे हटा दिया गया है कि उन पे नहीं वो कानून अप्लाई होगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट को उसमें नहीं वो उनके खिलाफ नहीं हो सकता XYZ। दूसरे जो ये आपने बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को हमने यहाँ भी वो किया था। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन वहाँ इस्लामाबाद में जो 2021 के बाद से ये सारी चीजें एक्ट बनने के बाद भी इसको तकरीबन 2 साल हो गए कि इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया ही नहीं गया।
तो और जबकि PFUJ ने भी अपने नाम रिकमेंड कर दिए थे कि ये हमारी तरफ से उसमें अभी जो मजर इस पे अंदर नजर आ रहा है, ये कमीशन जो है पहले इसके अंदर जर्नलिस्टों की नुमाइंदगी का बहुत तनासुब नजर नहीं आ रहा, लग रहा है ये गवर्नमेंट की चीज बन जाएगी। और उसके अंदर हम वैसे हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, मगर कुछ चीजें हैं जो कि एक्सप्लेनेशन मांगती हैं कि जनाब ये कमीशन जब कहेगा तो FIR दर्ज करना लाजमी है। तो वो कई दफ़ा हमारे साथ ये माजी में हो चुका हुआ है कि इन दी गार्ब ऑफ प्रोटेक्शन जो है कि तहफ़्फ़ुज़ के नाम के ऊपर कोई हमारे इर्द गिर्द कोई क्योंकि शक रहता है ना, माजी है तो क्या करेंगे। और खासतौर पर स्पेशल कोर्ट्स का बनाया जाना साफियों के लिए दो चीजें हैं आमिर। एक तो ये है कि दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से एक तासुर ये डेवलप हुआ है और वो किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जो जर्नलिस्टों के जो केसेस हैं वो आगे नहीं बढ़ते। ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन जो सिंध में कमीशन बनाया था, इसमें अभी भी पहले रशीद रिजवी साहब थे, अब जस्टिस नजर अकबर हैं उसके सरबरा, और उसमें भी ये बात हुई कि जी इस कमीशन को एम्पावर्ड किया जाए। उसकी वजह क्या थी, और वो हमारी तरफ से ये इसलिए है, ये जो जर्नलिस्ट के केसेस हैं उनके बारे में इस वक्त जो कमीशन की पावर है वो सिर्फ इतनी है कि वो SSP या SP या एरिया के जो ऑफिसर हैं उनसे सिर्फ रिपोर्ट तलब कर सकता है। हमने उसमें तजवीज़ अब ये दी है और हमने ये कहा है सिंध गवर्नमेंट से कि इसमें आप तरमीम करें कि उस नोटिस को जो कमीशन की तरफ से जारी हो किसी भी SSP, उसको फौरी तौर पे कंप्लाई करने की ज़रूरत है। इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, उसको बाकायदा संजीदगी से लेने की जरूरत है उसमें। अब उसमें इधर किसी कोर्ट वोट की बात नहीं की गई है, इधर किसी उसमें, और मैं होगा तो मैं अगर इस्लामाबाद वाले बुलाएंगे तो मैं रशीद रिजवी साहब ने बाकायदा उसमें एक पूरा मेरा ख्याल है इसके ऊपर मज़र मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अंदेशे शायद ठीक ना हो और गवर्नमेंट हुकूमत हमें बड़े अच्छे इन चीज़ों के जवाब दे देगी और उनके पास मैंने तो उनको आमिर मैंने और तो हम उनको उनकी नेक नीति पे मानना चाहते हैं, मगर इसको नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। मैंने तो उनको तजवीज़ दी थी, जो सुबह मेरा ख्याल बुलेदी साहब थे, मैंने उनको तजवीज़ दी थी। मैंने कहा आप इस पे एक बाकायदा सेशन रखें, यानी सेशन विद द मीडिया, जिसमें आप जो है वो ओनर्स एडिटर्स, थोड़ी सी कुछ लोगों को गए हुए थे, कुछ लोगों को इतला नहीं आ सकी मेरे जैसों को, तो होपफुली ये मजीद बहस होगी, पर बहुत इस पे नजर रखेंगे। नजर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।